आज के लेक्चर में हम लोग जीमान इफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज जीमान इफेक्ट, राइट। और जीमान इफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है, किस तरह से वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किस तरह से वो वर्क करता है, राइट। और उसके बाद फिर उसका क्लासिकल व्यू क्या है, क्लासिकल थ्योरी जीमान इफेक्ट का क्या है उसके बारे में। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक चार्ज का, जो कि जीमान इफेक्ट का क्या हम कैलकुलेट करेंगे तो सेमी वैल्यू आएगा, राइट। जो जे थॉमसन ने जो स्पेसिफिक चार्ज की जो वैल्यू बताया ई बाई एम का, राइट। तो क्या वो वैल्यू दोनों सेम है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है। आई होप कि आपने पहले जो पढ़ा था उसको रिवीजन कर रखे हैं, नोट्स वगैरह बना रखे हैं। गूगल क्लासरूम पे जो लेक्चर अपलोडेड है उसको आप सुनते रहते होंगे, है ना। तो देखते हैं आप जीमान इफेक्ट क्या है। तो बेसिकली ये तो साइंटिस्ट का नाम है जीमान। तो जीमान डिस्कवर्ड इफेक्ट डिस्कवर्ड इन 1896 that effect is when a light source producing a spectrum, ध्यान रखिएगा जब कोई लाइट सोर्स है जिसको हम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा है, is brought into a magnetic field, किसी भी लाइट स्पेक्ट्रम को हम मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, then each emitted spectral lines, यानी कि अगर स्पेक्ट्रम है तो उसमें एब्जॉर्प्शन का हो सकता है स्पेक्ट्रम, इमिशन का स्पेक्ट्रम हो सकता है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम को जिसमें कि जो भी इमिटेड स्पेक्ट्रम है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, देन दैट स्पेक्ट्रल लाइन यानी ईच स्पेक्ट्रल लाइन इज स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि कई सारे कंपोनेंट्स में वो स्प्लिट हो जाता है। सिंपल कि हम किसी भी स्पेक्ट्रम को, इवन मतलब सोर्स से जो स्पेक्ट्रम हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस को, उसको मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस कर रहे हैं, उसको पास आउट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो क्या हो गया, उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है। दैट स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इज नोन एज जीमान इफेक्ट। तो कितने पार्ट्स में हो सकता है उसकी स्प्लिटिंग? डबलेट्स भी हो सकता है, दो दो पार्ट्स में भी हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं, तीन पार्ट्स में भी हो सकते हैं, इवन मोर कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स भी हो सकते हैं, राइट। तो 2 और 3 स्प्लिटिंग यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि डबलेट्स भी और ट्रिपलेट्स भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। On this phenomena of splitting of emitted spectral line in the magnetic field, that is known as Zeeman effect, right? So बहुत ही simple है। So the extent of splitting depends on the strength of magnetic field. जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइन पे, उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि जो स्प्लिटिंग है वो आइदर डबलेट है या ट्रिपलेट है या मोर देन ट्रिपलेट्स है, राइट। एंड द नेचर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इवन स्पेक्ट्रल कैसा है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, राइट। वेदर दे आर सिंगलेट्स और मल्टीप्लेट्स। सिंगलेट्स का मतलब कि आइदर वो सिंगल स्पेक्ट्रल है या फिर मल्टीपल स्पेक्ट्रल ऑलरेडी है। तो उस पे नेचर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पे डिपेंड करेगा और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे, राइट, और स्प्लिटिंग के बेसिस पे जीमान इफेक्ट दो तरह के होते हैं, राइट। एक तो टाइप्स जो है जीमान इफेक्ट का, दैट इज नॉर्मल जीमान इफेक्ट, एंड सेकंड वन इज एनोमलस जीमान इफेक्ट, राइट। तो इसको हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जीमान इफेक्ट है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे और स्पेक्ट्रल लाइंस के नेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को वैरी करते हैं, चेंज करते हैं, आइदर वीक और स्ट्रॉन्ग के बेसिस पे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे हम समझ सकते हैं कि नॉर्मल और एनोमलस जीमान इफेक्ट क्या है। तो जो फर्स्ट है, देखिए, if the magnetic field is very strong, each spectral line splits into two components. अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रॉन्ग कर दे, बहुत ही हाई कर दे, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होगा वो दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि स्पेक्ट्रल हमें दो दिखेगा इन द लॉन्गिट्यूडनल व्यू। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर के हम टर्म डिस्कस करेंगे, राइट। एंड इन 3 कंपोनेंट्स इन ट्रांसवर्स व्यू, यानी कि जो हम डिटेक्टर से डिटेक्ट कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रल को जिससे हम जिस इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वे में अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कितने कंपोनेंट्स हमें 2 कंपोनेंट्स वही स्पेक्ट्रम दिख रहा है।
लेकिन अगर हमने ट्रांसवर्स वे में, अगर ट्रांसवर्स व्यू में उसको अगर हम देख रहे हैं तो उसमें 3 कंपोनेंट्स दिख रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो 2 और 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट, राइट। नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट में स्प्लिटिंग कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, 3 कंपोनेंट्स, दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ व्यू कि कौन से डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो ट्रांसवर्स में 3 कंपोनेंट्स होंगे और जो लॉन्गिट्यूडिनल व्यू होगा उसमें 2 कंपोनेंट्स। तो ये मेजर डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे, राइट। एनामलस ज़ीमान इफेक्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड इज कंपैरेटिव, अगर इसमें हम वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में जो स्पेक्ट्रल लाइन होगा, ईच लाइन यानी कि स्पेक्ट्रल लाइन इज स्प्लिट्स इनटू मोर देन 3 कंपोनेंट्स, more than 3 components, then that is known as anomalous Zeeman effect. अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम कम करते हैं तब स्पेक्ट्रल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्प्लिटिंग जो होगी वो क्या होगा, मोर देन 3 कंपोनेंट होगा, तो उस टाइप के हम इफेक्ट को कहते हैं ज़ीमन इफेक्ट। ज़ीमन साइंटिस्ट के नेम पे ही डिपेंड करता है, ये मतलब उसके नेम से ही रखा गया है, राइट। अब किस तरह से इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होगा, क्या हम किसी सब्सटेंस को, किसी सोर्स को जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखते हैं और उसको यहाँ पर मतलब एक्सपेरिमेंटली में, तो एक्सपेरिमेंटल थिंग्स को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट इन फ्यूचर अगर आप इसको परफॉर्म करना चाहें तो परफॉर्म कर सकते हैं, उससे पहले आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। So the experimental arrangement to study normal Zeeman effect that is represented here, यहाँ पर next page पे यहाँ पर मैं represent करूँगा, ये experimental arrangement है, right। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग magnetic poles है, बहुत ही strong magnetic poles है, north pole and south pole, right। और यहाँ पर gas discharge tube represented है जिसमें कि स्पेक्ट्रल लाइन, ये लाइट सोर्स है एक तरह से, स्पेक्ट्रम इसका ऑब्जर्व होगा, राइट। इसको हम मैग्नेटिक के लिए यहाँ पर सोर्स से प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ के जो स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रोमीटर के ट्रांसवर्स व्यू में और लॉन्गिट्यूडिनल व्यू में इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें एक माइनर सा होल रखा गया है सो दैट कि इसका लॉन्गिट्यूडिनल व्यू लॉन्ग स्पेक्ट्रम का ऑब्जर्व होगा, राइट। तो यहाँ पर आप 2 कंपोनेंट्स ऑब्जर्व करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल में और ट्रांसवर्स में 3 कंपोनेंट्स ऑब्जर्व करेंगे, इधर हम उसको फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो इन्हीं सारे बातों को यहाँ पर एक बार मैं दोबारा अच्छे से बता दूं। सो द सोर्स ऑफ लाइट सच एज अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब, यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट क्या है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल पीसेज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। इवन लैब वगैरह में आपने ऑब्जर्व किया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। तो उसकी जो पोल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने नॉर्थ साउथ रिप्रेजेंट किया, द पोल पीसेस ऑफ द मैग्नेट हैव एन एक्सियल होल पैरेलल टू देयर इन लेंथ, ये देखिए द पोल पीसेस ऑफ द मैग्नेट हैव एन एक्सियल होल पैरेलल टू देयर लेंथ, इस लेंथ के क्रॉस में वो एक्सियल होल यहाँ पर इसमें रिप्रेजेंट किया गया, सो दैट यहाँ पर हम लॉन्गिट्यूडिनल व्यू में स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रोमीटर से ऑब्जर्व कर पाए, राइट। सो दैट द लाइट इमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट कैन पास थ्रू इट, राइट। तो लाइट उससे पास होगी तो उसके स्पेक्ट्रम को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल व्यू में। द स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मालूम है कि स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए आपको स्पेक्ट्रोमीटर की जरूरत पड़ेगी। जब आप डार्क रूम में स्पेक्ट्रोमीटर यूज करेंगे तो वहाँ पर इवन आप स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे ही, जो सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं, राइट। तो स्पेक्ट्रोमीटर से ही उस स्पेक्ट्रोस्कोप से ही आप स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि उस स्पेक्ट्रोमीटर का रिजॉल्विंग पावर, यानी कि रिजॉल्विंग पावर का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा कि वो जो स्पेक्ट्रम जो हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं उसकी रिजॉल्विंग पावर, यानी कि उसको हम डिस्टिंक्ट देख पाए। कि अगर मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर ये लाइन ड्रॉ कर दिया, तो 2 लाइनें तो हमें दिख रही हैं यहाँ पर,
इस पे मैं कई सारे लाइनें इस पे ड्रॉ कर दिया और ये ओवरलैप कर दिया। लेकिन इसी को अगर आपने जूम करके यानी कि मैग्नीफाई करके हाई रिजॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट से इसको आप देख रहे हैं तो ये दिखेगा कि अलग अलग इसमें कई सारे लाइट है, यानी कि उसकी रिजॉल्विंग पावर, उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर उस स्पेक्ट्रोस्कोप का ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात किए थे, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रांग होगा तो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, राइट। तो सबसे पहले विदाउट मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। व्हेन नो फील्ड इज अप्लाइड देयर इज ओनली अ सिंगल, दैट मींस अनपोलराइज्ड लाइट। लाइट क्या होता है? अनपोलराइज्ड होता है, पोलराइज्ड होता है। अनपोलराइज्ड का मतलब कि वो लाइट के सारे डायरेक्शंस में वो प्रोपेगेट कर रहे हैं। पोलराइज्ड का मतलब है कि जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और प्रोपेगेशन के डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में वो फिक्स्ड हो जाए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट हो जाए, यानी कि लाइट सिंपल जो क्या कहते हैं बल्ब वगैरह से, इलेक्ट्रिक बल्ब से जो लाइट इमिट हो ट्यूब लाइट से, वो अनपोलराइज्ड लाइट है, राइट। उसको हम पार्टिकुलर वे में पोलराइज कर सकते हैं लाइट को, राइट, डिफरेंट मैथोडोलॉजी से। तो ध्यान रखिएगा कि अनपोलराइज्ड लाइट वहां पर ऑब्जर्व करें। सो ओनली अ सिंगल अनपोलराइज्ड स्पेक्ट्रल लाइन विजिबल इन द स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम में होगा वो अनपोलराइज्ड लाइट एक सिंगल स्पेक्ट्रम हमें ऑब्जर्व हो जाएगा जब उसमें कोई भी फील्ड नहीं होगा, right? When the field is switched on and the line is viewed perpendicular to the direction of magnetic field, that is normal transverse Zeeman effect, यानी कि just डायरेक्शन ऑफ उसके पोल के डायरेक्शन परपेंडिकुलर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं ट्रांसवर्स में, थ्री कंपोनेंट स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्जर्व। तो ये पहले ही हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिए थे टाइप्स ऑफ Zeeman इफेक्ट में, कि जब हम ट्रांसवर्स व्यू में देखेंगे तो थ्री कंपोनेंट, थ्री स्पेक्ट्रम हमें दिखेंगे, और जब मतलब ट्रांसवर्स व्यू से देखेंगे तो, और जो लॉन्गिट्यूडिनल व्यू में देखेंगे तो हमें दो ही स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होगा, जो इन बिटवीन स्पेक्ट्रम होगा वो मिस रहेगा, राइट। तो ये यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने स्विच ऑन कर दिया और ट्रांसवर्स व्यू में देखा यहाँ पर परपेंडिकुलर व्यू बता रखे हैं, तो उस टाइम थ्री कंपोनेंट्स ऑब्जर्व करें, राइट। तो इसको हमें अभी रिप्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं कि किस तरह से उसकी स्प्लिटिंग और किस तरह से फ्रीक्वेंसी उसकी ओरिएंट हो रही है, राइट। सो जो इसमें इसका कंपोनेंट होगा इसके बारे में बात करते हैं। वन कंपोनेंट इन द सेम पोजीशन एज द ओरिजिनल लाइन विदाउट फील्ड, राइट। एक बार आप इसका स्क्रीन पे इमेज देख ही रहे, सो दैट कि इसको पढ़ते वक्त भी हमें समझ में आ जाएगा। कि देखिए जब हमने यहाँ पर कोई भी फील्ड नहीं प्रोवाइड किए तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है नो मैग्नेटिक फील्ड में, ये स्पेक्ट्रम इस तरह से रिप्रेजेंटेड है, सिंगल लाइन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये नॉर्मल ट्रांसवर्स ज़ीमन इफेक्ट जब हमने फील्ड ऑन कर दिए, फील्ड प्रोवाइड कर दिए, तो जब ट्रांसवर्स व्यू में देख रहे हैं तो यहाँ पर थ्री स्पेक्ट्रम हमें ऑब्जर्व हो रहा है, एक इसके लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, और एक सेंट्रल तो एज इट इज है। तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यू माइनस डेल्टा न्यू है और राइट हैंड साइड में न्यू प्लस डेल्टा न्यू है, राइट। लॉन्गिट्यूडिनल व्यू में यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल मिसिंग है। लॉन्गिट्यूडिनल व्यू में, नॉर्मल लॉन्गिट्यूडिनल व्यू में जस्ट लेफ्ट हैंड और राइट आई ऑब्जर्व होगा, सेंट्रल नहीं ऑब्जर्व होगा, न्यू माइनस डेल्टा न्यू एन क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। इन सारे के बारे में हम क्रिटिकल रीजन इसका यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस तरह से इसका स्पेक्ट्रम को जस्ट आपको रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ पर ओरिजिनल जब कोई भी फील्ड नहीं है तो एक सिंगल लाइन हमने रिप्रेजेंट किया, हैविंग द सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, उस स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी, एंड अदर टू कंपोनेंट लाइंस lie on either side of the original line, राइट, आइदर एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिफरेंट होगी क्योंकि वो सेम लोकेशन पे नहीं है स्पेक्ट्रम। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपोनेंट लाइन on the right side of the original line, that is mu plus delta nu, right। ये जस्ट मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई
टफ कुछ मेरे को नहीं लगता है। जस्ट एक बार इसको आप रीड आउट करेंगे, समझ में आ जाना है, सारी चीजें क्लियर है। And that on the left side of the visual line, that is frequency is mu minus delta K. So it is observed that the original line is linearly polarized parallel to the direction of applied magnetic field. So जो line है वो polarization आपने एक टॉपिक ऑप्टिक्स में इवन पढ़ रखे होंगे, किस तरह से linearly optical circular polarized electrical polarized light होते हैं, उसके different methodology। तो इस तरह से ये polarized हो गया। With the two component lines on either side of the original line are linearly polarized at right angles to the magnetic field, that is represented in below figure, right? So when the light is viewed along the direction of applied magnetic field, that means normal longitudinal Zeeman effect कह सकते हैं, then the original spectral line is found missing, but the other two component lines with frequency mu minus delta nu and mu plus delta nu are observed, right? तो वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। डिफरेंट अगर स्पेक्ट्रोस्कोप पे व्यू है, ऐसे हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में, तो दोनों केसेस में अलग अलग इसका ऑब्जर्वेशन होगा, right? So these component lines are circularly polarized. One component is circularly polarized clockwise and other anti-clockwise, जो कि वहाँ पर डायरेक्शन यहाँ पर मेंशन है। तो एक का linearly polarized है और एक circular polarized है। तो circular polarized में एक clockwise और एक anti-clockwise। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले clockwise है and this one is anti-clockwise, right? So अब इसको हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको स्टडी करना है। अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे क्लासिकल टर्म से, यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इसका फिजिकल पैरामीटर चेंज हो रहा है। Right. So as you know that the phenomena of normal effect, that is normal Zeeman effect, that is explained by Lorentz, right? Also, so on the basis of electronic theory of matter, consider an electron of mass m that is revolving around the nucleus in a circular orbit of radius r with a linear velocity v and angular velocity omega. तो ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी आपको मालूम है, एक किसी और एटॉमिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का मास m है और वो रिवॉल्व हो रहा है, उसकी रेडियस उस ऑर्बिट का स्मॉल r है, लीनियर वेलोसिटी v है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सारा कुछ आपको मालूम है। इवन ये भी मालूम है कि उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को रोटेट करने के लिए उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, दैट प्रोवाइडेड बाय कूलॉम फोर्स, and that centripetal force that acts toward the center of the atomic system, and that is given by F is equal to centripetal force, F is equal to mass into acceleration, and that is the acceleration, centripetal acceleration, v square upon r. So F is equal to mv square upon r, that is the centripetal force acting on the revolving electron. ये आपने प्लस वन में पढ़ रखे हैं, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन v इक्वल टू r ओमेगा, राइट? तो ये फॉर्मूलेशन आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इवन ये भी फॉर्मूलेशन वहाँ पर पढ़ रखे हैं, f इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो ये फॉर्मूलेशन आ गया। अब इसमें फिजिक्स हम यहाँ पर बॉदर रहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोवाइड करेंगे तो सिस्टम पे क्या असर होगा। सो नाउ लेट अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी बी अप्लाइड at right angles to the plane of the orbit of electron, then the additional force acting on the electron, किसी particular system को अगर हम magnetic field पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको प्लेस करेंगे, तो उसके magnetic force act होगा, and that magnetic force का फॉर्मेशन आपको मालूम है, तो ये भी आप magnetic के वाले चैप्टर में प्लस में पढ़ रखे हैं। QBV फॉर्मूला, Q is equal to यहाँ पर E लिख दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और v है, राइट? v क्रॉस b होता है q into v क्रॉस b, तो यहाँ पर v भी sin थीटा हो जाएगा, थीटा परपेंडिकुलर है राइट एंगल से 90 डिग्री, sin 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो आप जस्ट यहाँ पर v e b आ जाएगा, तो v की वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, v is equal to r ओमेगा, राइट? दैट इज द relation between linear and angular velocity, where e is the charge in the electron, आपको
पहले से मालूम है. So according to Fleming's left-hand rule, the direction of this additional force will be towards away from the center of orbit, depending upon the clockwise or anti-clockwise motion of the electron. Right? तो उस इलेक्ट्रॉन के मोशन के बेसिस पे, डायरेक्शन के बेसिस पे आप इसके डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. इफ एडिशनल फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द एटम, ये जो एडिशनल फोर्स एक्ट हो रहा है जब हमने उस एटॉमिक सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड में उसको प्लेस किए, राइट. तो एडिशनल फोर्स का डायरेक्शन, इफ एडिशनल फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द एटम, दैट इज मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट. When the orbit contracts and hence the angular velocity of the electron increases as per the law of conservation of angular momentum, right. तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि the additional force यानी कि जो magnetic force जो यहाँ पर एक्ट हो रहा है, this additional force अगर वो सेंटर की तरफ एक्ट होगा, क्योंकि वो फोर्स एक तरफ से, राइट, तो उसका कोई ना कोई फिजिकल पैरामीटर तो चेंज होगा ही. तो क्या करेगा, that orbits will contract, right. So orbits contracts होगा, then their angular velocity of that electron is increases, right. तो इसके जस्ट अपोजिट हम कह सकते हैं, if the additional force is away from the center, that is motion is clockwise, right. अगर ये फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ एक्ट होता है तो मोशन हम क्लॉकवाइज कह सकते हैं. इन दैट केस द ऑर्बिट एक्सपेंड्स एंड हेंस द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, राइट. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, कि हम किस डायरेक्शन में उस पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं during the application of that additional force acting on that charge particle. So जो angular velocity में जो change हो रहा है यहाँ पर, basically that is a small change in that angular velocity. अगर उसका हम d omega से represent करें, d omega is a small change in the angular velocity due to this additional force, right? ये देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या clockwise एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है. When the equation of motion in dynamical equilibrium becomes this additional force F plus minus BEB, that is equivalent to mr within bracket omega plus d omega का होल स्क्वायर, राइट. तो इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करके, ये जस्ट बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं. यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है. जस्ट इसको ब्रैकेट एक्सपेंड कीजिए, ट्रांसपोज कीजिए और यहाँ पर डी ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, राइट. क्योंकि डी ओमेगा इसमें बहुत ही स्मॉल है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो और भी स्मॉल हो जाएगा, राइट. तो एक कंडीशन आप अप्लाई करके, राइट. तो डी ओमेगा दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लस माइनस बी ई अपॉन 2m magnetic field into charge on electron upon 2 times of the mass of electron. So यहाँ पर इस नेगेटिव पॉजिटिव का सिग्निफिकेंस है. दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिप्रेजेंट द रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन, राइट. आपका एंगुलर वेलोसिटी का डिक्रीज और इंक्रीज की हम लोगों ने जो बात की है, राइट. तो यानी कि जब डिक्रीज हो रहा है तो यानी कि हम कह सकते हैं कि रिटार्डेशन हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि एक्सेलरेशन हो रहा है, राइट. तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा. और भी बेसिक फॉर्मूला ओमेगा का मालूम है, राइट. बेसिकली हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो लेफ्ट और राइट साइड में जो चेंज हो रही थी उसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, राइट. कि कितना फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, उसी से हम लोग इक्विलिब्रियम स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, राइट. सो बेसिक फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू मींस द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डी न्यू, उसका डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिए. तो डी ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 पाई डी न्यू, दैट विल गिव यू डी न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन 4 पाई एम. एंड दिस इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन. जो हम कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रल जो स्प्लिट हो रहा है, यानी कि जो सेंट्रल रीजन है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड जो हमने ऑब्जर्व की सिंगल लाइन, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने पे जो स्प्लिटिंग हो रही है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी में, उसके स्पेक्ट्रल लाइन में फ्रीक्वेंसी में कितने चेंजेस हो सकते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड से, राइट. तो ये हमने फॉर्मुलेशन कैलकुलेट कर ली.
और इसको हम वेवलेंथ के टर्म में डिस्कस कर लेते हैं कि हमें मालूम है कि mu इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करके इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा that will be lambda is equal to wavelength change in wavelength that is given by plus minus Pe upon 4 pi into lambda square upon c, right? तो ये यहाँ पर नेक्स्ट पेज जस्ट आपको डेरिवेटिव को ये आता ही है, इसको माइनस b इज इक्वल टू माइनस c अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा डिफरेंशिएट जस्ट किया गया है क्योंकि लैम्डा की पावर माइनस वन आ जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट? तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया चेंज इन वेवलेंथ। So this equation represent in your change in wavelength, or you can say that Zeeman shifter. तो ये Zeeman shifter का फॉर्मुलेशन जो है ये प्रॉब्लम इस पे आते हैं एग्जामिनेशंस में, तो ये फॉर्मुलेशंस तैयार किए हैं व्हाट इज Zeeman shift of the spectral line. So this is the expression for Zeeman shift. Right. So the spectral line of wavelength lambda will be resolved under the action of an applied magnetic field B into either side of the original line, right? तो उसको हम जो स्पेक्ट्रोस्कोप से जो ऑब्जर्व करेंगे इसकी दो वेवलेंथ होगी जो ओरिजिनल लाइन के आइदर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने पार्ट में स्प्लिट होगा, किस टाइप का इफेक्ट होगा। तो इसी फॉर्मुलेशन से इवन हम लोग स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? चार्ज अपॉन मास दैट इज स्पेसिफिक चार्ज, जो कि डिजिटल फंक्शन में भी अलग से स्टडी किए थे। तो इस फॉर्मुलेशन से भी अगर हम कैलकुलेट करें, सारा पैरामीटर कैलकुलेट करें, दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 1.77 into 10 to the power 10 लेंगे 5 ग्राम, और आई कैन से 1.77 into 10 to the power 10 कूलम पर kg, right? That is the same value given by function, right? तो इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से हम इवन की बाई एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरह से कोई लाइट सोर्स के स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो किस तरह से स्प्लिट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इन सारे चीजों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कि हमने इसमें जीवन से कैलकुलेट किए, राइट? तो इस टॉपिक को आप लोग एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर और लैम्बडी जी फैक्टर, और से और जी फैक्टर, राइट? इलेक्ट्रॉन के लिए सॉरी ऑर्बिटल्स के लिए और स्पिन के लिए इसकी हम वैल्यू अलग अलग डिस्कस करते आए हैं। इसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट? और इवन अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए अलग अलग स्टेट्स के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और क्वांटम मैकेनिकल व्यू और एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? तो इसमें अगर कोई क्वेरीज है तो आप लोग